जापान पूर्वी एशिया में बसा हुआ एक देश जिसकी राजधानी है टोक्यो और कुल 6,852 छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ ये देश। इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इस नाम को सुनकर आपको क्या याद आता है? यहाँ पर 2 न्यूक्लियर बम भी गिर चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे। साथ ही 2011 की आई हुई सुनामी और न्यूक्लियर प्लांट में धमाके, ये सब सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये देश में कितनी त्राजेडियां हुई हैं। बिल्कुल सही, पर ये देश हर बार उठा है और जब भी उठा है हर बार से थोड़ा ज्यादा मजबूत होकर उठा है। मेरा नाम निशित, आप देख रहे हैं क्रेजी जीके ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है जापान के हाइड्रोजन ओलंपिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जापान ने कौन सा ऐसा करिश्मा कर दिखाया है हाइड्रोजन के बारे में या हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर कि पूरी दुनिया में इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले भी यहां पर टोक्यो ओलंपिक हो चुका है, जो कि था 1964 में। उस वक्त भी जापान ने कुछ ऐसा ही किया था, अपनी टेक्नोलॉजी का नमूना सारी दुनिया को दिखाया था बुलेट ट्रेन के जरिए। 1964 में पहली बार बुलेट ट्रेन यहां पर चलाई गई और इस बार भी कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान ने। इस बार क्या किया है? इस बार उसने पूरा का पूरा शहर ही हाइड्रोजन एनर्जी से चला कर दिखा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन विलेज की, जो कि है फुकुशिमा के पास एक छोटा सा गांव। यहां पर हम देख सकते हैं ये है नेमी टाउन, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि फुकुशिमा का हुआ करता था और यहां पर डिजास्टर के बाद लगभग पूरा शहर ही उजड़ चुका था। बट जापान ने इसे फिर से बचाया और ना सिर्फ बचाया, टेक्नोलॉजिकली शायद दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा उन्नत इसे बनाया। तो आज हम बात करने वाले हैं जापान द्वारा दिखाए गए टोक्यो ओलंपिक में हाइड्रोजन विलेज के बारे में। तो चलिए समझते हैं इन सब की शुरुआत कहां से होती है। तो देखिए 2011 ये वो समय था जब शायद जापान ने अपने इतिहास की 2 सबसे भयानक घटनाओं का सामना किया। एक था सुनामी और दूसरा था फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। एक तरफ जहां पर सुनामी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई हुई थी, वहीं फुकुशिमा डिजास्टर ने एक तरीके से जापान को एक बड़ा झटका दिया था। बट जैसा कि हम जानते हैं कि जापानीज हमेशा से ही सबसे मेहनती लोगों में से रहे हैं, तो इन्होंने सेफ एंड क्लीन एनर्जी निकालनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्हें जो सेफ एंड क्लीन एनर्जी के रूप में एक अल्टरनेटिव मिला, वो था हाइड्रोजन एनर्जी का। अब ये हाइड्रोजन एनर्जी को हम डायरेक्टली हार्नेस नहीं कर सकते, जबकि हम इसे हाइड्रोजन सेल में यूज करते हैं। यानी हाइड्रोजन एनर्जी को हम यूज करते हैं उनके सेल से, सेल मतलब बैटरी से। तो टोक्यो ओलंपिक का ऐलान होते ही, तो टोक्यो ओलंपिक की तैयारी शुरू करते ही 2017 में जापान राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति अपनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक बन गया और 2050 तक यह कार्बन न्यूट्रल होने की प्रयास करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि 2050 तक जापान कोशिश करेगा कि उसका कार्बन इमिशन खत्म हो जाए, यानी बिल्कुल भी ना बचे। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने यहां पर यह फैसला लिया कि वो एक हाइड्रोजन बेस्ड रिसर्च सोसाइटी बनाएंगे, रिसर्च सेंटर फॉर हाइड्रोजन एनर्जी बेस्ड सोसाइटी, जो कि इसी चीज पर काम करेगा कि कैसे हम हाइड्रोजन एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं हमारे दिन भर के सारे कामों में। यानी जहां पर भी हमें पावर की जरूरत पड़ती है, तो कैसे हम उसे हाइड्रोजन की मदद से पूरा कर सकते हैं। और इसी चीज को उन्होंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताया अपने ओलंपिक विलेज में। ओलंपिक विलेज में क्या था खास इस विलेज में, चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन पावर इन टोक्यो ओलंपिक 2020। ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए यहां पर पूरा का पूरा एक गांव बसाया गया जो कि हाइड्रोजन पावर्ड था। अब देख सकते हैं ये जो पूरा शहर है, देखिए बोलने के लिए इसे गांव बोलते हैं क्योंकि साइज में ये छोटा है, बट ये पूरा एक शहर है अपने आप में, जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए जगह है, स्पोर्ट एक्टिविटीज, शॉपिंग मॉल, सभी कुछ है यहाँ पर। और खास बात यह कि ये सब कुछ हाइड्रोजन पावर से चलता है। अब हाइड्रोजन पावर से चलाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि हाइड्रोजन से एनर्जी निकाल सके। तो वहीं पर रोल आता है हाइड्रोजन सेल का या हाइड्रोजन बैटरीज का। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन हमारे एक मेन एलिमेंट के रूप में बैटरीज में यूज होता है
और वहां पर हम बनाते हैं हाइड्रोजन बैटरीज। बस इस हाइड्रोजन बनाने के लिए भी हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी आपको अगर प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकल कर आया हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस यानी पानी से H2O से हाइड्रोजन अलग करना और ऑक्सीजन अलग करना। और इस काम में भी चाहिए हमें एनर्जी या पावर या इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली मुझे एक एनर्जी बनाने के लिए दूसरी एनर्जी चाहिए। तो फिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो देखिए, सोलर सेल की जो एफिशिएंसी है वो कुछ 14 से 19% होती है। वहीं हाइड्रोजन सेल की एनर्जी एफिशिएंसी 30 से 40% तक हो सकती है, या ये कभी कभी 50% तक भी हो सकती है अगर आप सही तरीके का इक्विपमेंट या हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन पावर एक की एलिमेंट साबित हुई इस पूरे शहर को चलाने के लिए। तो यहाँ पर इस पूरे शहर को चलाने के लिए हाइड्रोजन पावर से एक पूरा प्लांट बनाया गया, जो कि फुकुशिमा हाइड्रोजन प्लांट था, जो कि हर साल 900 टन हाइड्रोजन जनरेट कर सकता था। अब इस प्लांट को चलाने के लिए भी जैसा कि मैंने कहा कि हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती? तो ये आती हमारे पास सोलर प्लांट से। कहाँ की सोलर प्लांट? नाम है नेमिटाउन सोलर प्लांट। जी हाँ, ये वही शहर है जो कि फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद काफी हद तक बर्बाद हो गए थे, और उन्हें इस तरीके के यूज करके जापान ने वापस से अपनी टेक्नोलॉजी का एक नमूना दे दिया है। तो यहाँ पर ये जो नेमिटाउन सोलर प्लांट है ये हर साल 10,000 किलोवाट की सोलर पावर जनरेट करता है, जो कि इस हाइड्रोजन पावर प्लांट में यूज होती है, जो हर साल 900 टन ऑफ हाइड्रोजन बनाता है। तो इस पूरे शहर की एनर्जी को बना कौन रहा था? ये हाइड्रोजन प्लांट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्यों ये बोल रहा हूँ कि जापान ने वापस से अपनी टेक्नोलॉजी का नमूना पेश किया, क्योंकि एक बड़े स्तर पे पहले उन्होंने सोलर प्लांट बनाया, सोलर प्लांट से उन्होंने फुकुशिमा हाइड्रोजन प्लांट को एनर्जी दी, और यहां से हाइड्रोजन लेकर उसे सेल के रूप में शहर के हर कोने पर यूज किया जा सकता था। और सबसे अच्छी बात ये कि ये सेफ भी है, बहुत ही ज्यादा सेफ है, नॉन फ्लेमेबल है, इसमें आग पकड़ने का खतरा भी काफी कम होता है। तो टोक्यो ओलंपिक में सभी खिलाड़ी जो कि खेलने गए थे वो इसी शहर में रुके थे, और यहीं पर उनके सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट होते थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जितने भी एथलीट्स गए थे वहां पर, उन सभी के छात्रावास, कैफेटेरिया, जो भी उनकी सुख सुविधाओं के लिए गर्म पानी चाहिए, लाइटिंग हो गई, और भी जो भी चीजें थी, सभी चीजों को चलाने के लिए इन्होंने यूज किया हाइड्रोजन पावर को, और इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर बताया दुनिया को कि हाँ ये पॉसिबल है। बाकी सुविधाओं के लिए भी प्योर हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ही यूज किया गया था। बाकी सुविधाएं कहने का मेरा मतलब क्या है? कहने से मतलब है कि इवन ट्रांसपोर्ट के लिए भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस यूज की गई थी, जिनका नाम था सोरा। नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है सोरा कौन सी एनर्जी से चलने वाला व्हीकल है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस। तो यहाँ पर ये जो बस है आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बन रही है, और यहाँ पर इसे रिफ्यूल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कार भी बनाई गई थी, हाइड्रोजन फ्यूल कार, जिसका नाम था मीराई। ये दोनों ही टोयोटा ने बनाई थी, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कंपनी का नाम टोयोटा है। मीराई इज द फर्स्ट वर्ल्ड मास प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। ये पहला ऐसा व्हीकल है जिसे मास प्रोड्यूस किया गया है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलता है। जनरली यहाँ पर बसों में एथलीट्स और कारों में वीवीआईपीज को ट्रैवल कराने के लिए, यानी शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इन्हीं व्हीकल्स का यूज हुआ है। यानी यहाँ पर कोई भी एमिशन नहीं हुआ है कार्बन का। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से अगर कोई गाड़ी चल रही है, जैसे यहाँ पर ये बस हो गई या ये कार हो गई, ये जो एक्सेल करेंगे, जो बाहर निकालेंगे धुआं, वो एक्चुअली सिर्फ वेपर होगा, वाटर वेपर। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन का कोई भी इमिशन नहीं है। तो ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है जो आगे दुनिया को कार्बन फ्री या कार्बन न्यूट्रल दुनिया बना सके। अब बात करते हैं इनके पावर स्टेशंस की। तो देखिए, शहर में अभी तक 35 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस लगाए जा चुके हैं, और 2025 तक इन्हें 80 करने की योजना है। ये है वो फ्यूल स्टेशंस, हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस, जहां पर आप इन बसेस या इन कार्स में हाइड्रोजन फ्यूल डलवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 35 हाइड्रोजन फ्यूल्स पहले ही
इंस्टॉल किए जा चुके थे और अब इसे 2025 तक 80 करने की योजना है। साथ ही साथ पूरे टोक्यो में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन पावर या हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज करने की प्लानिंग है जापान की। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन सेल या हाइड्रोजन फ्यूल पहले कभी यूज नहीं हुआ। शुरू से लेके अभी तक ज्यादातर स्पेस शटल्स जितने भी है वहां पर हाइड्रोजन पावर का ही यूज हो रहा था या हाइड्रोजन फ्यूल का ही यूज हो रहा था। 40 से अधिक वर्षों से हाइड्रोजन का उपयोग दुनिया के कई हिस्सों में औद्योगिक रूप से भारी मात्रा में किया जाता है या अंतरिक्ष यानों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट यहाँ पर ये रेवोल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइड्रोजन व्हीकल्स को या हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को कमर्शियली लोगों के लिए सामने रखा गया है कि उस एनर्जी से भी एक शहर चल सकता है। ये बैटरीज या सेल्स हल्के होते हैं, स्टोरेबल होते हैं, ट्रांसपोर्टेबल गैस होती है। तो यहाँ पर इनको रखने में, स्टोर करने में और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए भी ये एक अच्छा फ्यूल ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं इस बारे में कि कैसे टोक्यो ने हमारे सामने एक नया भविष्य का रास्ता खोला है जहां पर एनर्जी इतने क्लीन रूप से आ सकती है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।